नेपाल में हाल ही में फूटा जनरेशन जेड जेन जेड आंदोलन दक्षिण एशिया की नई हकीकत की तस्वीर पेश करता है। जो आंदोलन शुरू हुआ था फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लगी रोक के खिलाफ, वही कुछ ही दिनों में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और राजनीतिक परिवारवाद के विरोध का राष्ट्रव्यापी विद्रोह बन गया। श्रीलंका में अरागल और बांग्लादेश में छात्र आंदोलनों के बाद अब नेपाल की सड़कों पर उठी यह लहर भूटान और म्यांमार तक असर डाल सकती है। सवाल यह है कि क्या यह केवल सोशल मीडिया आज़ादी की लड़ाई है या दक्षिण एशिया में एक बड़े लोकतांत्रिक पुनर्जागरण की आहट, और क्या इसके पीछे चीन जैसे देश का भी और उसकी विदेश नीतियों का कोई असर रहा है। नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय शुक्ल। नेपाल का जनरेशन जेड आंदोलन बीते दिनों सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक मोड़ बनकर सामने आया है। जिस नेपाल ने राजशाही से लेकर लोकतंत्र और संघीय व्यवस्था तक का सफर तय किया, उसी नेपाल की नई पीढ़ी अब यह कह रही कि उसका धैर्य टूट चुका है। इस आंदोलन की जड़ में केवल सोशल मीडिया बैन नहीं है, बल्कि लंबे समय से पनपता गुस्सा, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और अवसरों की कमी का संचित विस्फोट है। या यूं कहें कि युवाओं ने इसको एक मौका देकर अपने अंदर छुपे हुए गुबार को आज बाहर निकाल दिया है और नौबत इस तरीके की आन पड़ी है कि राष्ट्रपति के निजी आवास और प्रधानमंत्री और बाकी मंत्री और विपक्ष दल के नेता, गठबंधन के नेता सब इनके निशाने पर आ गए हैं। 4 सितंबर 2025 को नेपाल सरकार ने अचानक फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और टिकटॉक समेत 26 बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बंद कर दिया। सरकार का तर्क था कि इन कंपनियों ने आवश्यक पंजीकरण प्रक्रिया पूरी नहीं की थी, लेकिन युवाओं के लिए यह महज तकनीकी मामला नहीं था। उनके लिए यह उस लोकतांत्रिक स्पेस पर हमला था जहां वे अपनी बात रखते हैं, नेताओं की पोल खोलते हैं और एक दूसरे से जुड़ते हैं। यही वजह रही कि प्रतिबंध लगते ही पूरे देश में गुस्से की लहर दौड़ गई। यह गुस्सा अचानक पैदा नहीं हुआ। पिछले कई महीनों से सोशल मीडिया पर नेपो की ट्रेंड चल रहा था। इस ट्रेंड में नेताओं और मंत्रियों के बेटा बेटियों की ऐशो आराम भरी जिंदगी की तस्वीरें वायरल हो रही थी। किसी सांसद का बेटा यूरोप की यात्रा पर था तो किसी मंत्री की बेटी महंगे कपड़ों और गहनों के साथ विदेश में पढ़ाई कर रही थी। नेपाल में जहां युवाओं की बेरोजगारी दर 20% तक पहुंच चुकी है और महंगाई 14% तक चढ़ गई है, वहां यह तस्वीरें जनता के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम कर रही थी। लोग पूछने लगे कि जब आम घरों के बच्चे नौकरी और शिक्षा के लिए भटक रहे हैं, तब सत्ताधारी वर्ग के वारिस जनता के पैसों से विलासिता क्यों कर रहे हैं। इस असंतोष को सरकार ने समझने की बजाय कुचलने की कोशिश की। सरकार ने यही सोचा कि अगर सोशल मीडिया बंद कर दिया जाए तो यह आवाज़ें बंद दब जाएंगी, लेकिन यह फैसला आंदोलन की चिंगारी बन गया। 5 सितंबर से ही छोटे छोटे समूह काठमांडू, पोखरा और विराटनगर में जमा होने लगे। 7 सितंबर को कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के संगठनों ने औपचारिक विरोध का आह्वान कर दिया और 8 सितंबर को सड़कों पर जो कुछ हुआ उसने पूरी दुनिया का ध्यान नेपाल की ओर खींच लिया। काठमांडू की सड़कों पर हजारों युवा नारे लगाते हुए उतरे। उनके हाथों में तख्तियां थी जिन पर लिखा था, लोकतंत्र हमारा अधिकार है, नेपो किड हटाओ, सोशल मीडिया खोलो। पुलिस ने शुरुआत में बैरिकेड लगाए, आंसू गैस के गोले दागे और वाटर कैनन से भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश की, लेकिन जब युवा पीछे नहीं हटे तो पुलिस और सेना ने गोलियां चलाई। देखते ही देखते स्थिति बेकाबू हो गई। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार कम से कम 19 लोग मारे गए और 300 से अधिक घायल हुए। विकिपीडिया और स्थानीय मानवाधिकार संगठनों की माने तो यह संख्या 20 से ऊपर मौतों और 347 से अधिक घायलों तक जा पहुंची है। इतनी भारी कीमत चुकाने के बाद सरकार को पीछे हटना पड़ा। प्रधानमंत्री केपी ओली ने 9 सितंबर को घोषणा की कि सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से प्रतिबंध हटाया जा रहा है। गृह मंत्री रमेश लेखक ने इस्तीफा देकर नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार की, लेकिन युवाओं का गुस्सा यही नहीं थमा। उनका कहना था कि आंदोलन सिर्फ सोशल मीडिया का नहीं बल्कि भ्रष्टाचार, अवसरों की कमी और राजनीतिक परिवारवाद के खिलाफ है। इस पूरे घटनाक्रम में चीन का साया लगातार दिखा। पिछले एक दशक से नेपाल सरकार चीन के और नज़दीक आ रही है। बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट के तहत अरबों डॉलर का निवेश चीन नेपाल में कर रहा है।
सड़क, पुल, हाइड्रो पावर और दूरसंचार जैसे क्षेत्रों में चीन का दबदबा बढ़ा है। युवाओं का आरोप है कि सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय चीन के डिजिटल नियंत्रण मॉडल से प्रेरित था। चीन ने अपने यहाँ इंटरनेट पर लोहे की दीवार खड़ी कर रखी है और नेपाल की सरकार ने भी उसी राह पर चलने की कोशिश की, लेकिन नेपाल की युवा पीढ़ी ने इसे ठुकरा दिया। वह साफ कह रही थी, चीन से आयातित कठोर नियंत्रण का मॉडल यहाँ नहीं चलेगा। आर्थिक आंकड़े यह बताते हैं कि आंदोलन की पृष्ठभूमि में असंतोष कितना गहरा है। बेरोजगारी दर 2021 में 9.8% थी, जो 2025 तक बढ़कर 11.5% हो गई। युवाओं की बेरोजगारी दर 20% तक पहुंच चुकी है। महंगाई 2021 में 4.1% थी, जो 2025 में 14% पार जा पहुंची है। खाद्य पदार्थों से लेकर ईंधन और दवाइयों तक सब महंगे हो गए हैं। पर्यटन पर भी इसका असर पड़ा है, जबकि नेपाल की अर्थव्यवस्था में पर्यटन का योगदान 7% से अधिक है। चीन का निवेश 2021 में 0.9 अरब डॉलर था, जो 2025 में 2.8 अरब डॉलर तक पहुंच गया। इन आंकड़ों से साफ है कि युवाओं का गुस्सा केवल सोशल मीडिया बैन तक सीमित नहीं है। आने वाले 6 महीने नेपाल की राजनीति के लिए निर्णायक होंगे। अगर सरकार संवाद और सुधार का रास्ता नहीं अपनाती तो ओली सरकार की स्थिरता खतरे में पड़ सकती है, जो कि खतरे में दिख रही है, और हो सकता है कि इस खबर के पढ़ने तक आने तक वो खतरा दिख जाए। नेपाल का जनरेशन जेड आंदोलन यह साबित करता है कि एक मोबाइल स्क्रीन से उपजा गुस्सा सत्ता के पहलुओं तक पहुंच सकता है। सोशल मीडिया बैन हटाना और मंत्री का इस्तीफा देना केवल अस्थायी रहता है, और यह अस्थायी राहत है। असली समाधान तभी होगा जब युवाओं को रोजगार, अवसर और पारदर्शी शासन मिलेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो यह आंदोलन आगे और तीव्र हो सकता है और नेपाल की राजनीति में नए नेतृत्व और नए रास्ते खोल सकता है। यह आंदोलन केवल नेपाल की कहानी नहीं, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया और दुनिया के लिए सबक है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत उसकी जनता है, और जब जनता, खासकर युवा पीढ़ी, एकजुट होकर खड़ी हो जाती है तो सिंहासन भी हिलने लगता है। नेपाल के युवाओं ने यह साफ कर दिया है कि वे अब दर्शक नहीं बल्कि निर्णायक खिलाड़ी हैं। उनकी पुकार स्पष्ट है, अब और नहीं। अब सवाल यह उठता है कि क्या प्रधानमंत्री ओली इस्तीफा देने के साथ साथ नई सरकार की गठन वाली संरचना को आगे बढ़ाएंगे, या इसका भी हश्र कुछ बांग्लादेश जैसा होगा और वो कहीं बाहर जाके विदेश शरण ले लेंगे। जय हिंद, जय भारत।